हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनीता, लेक्चरर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुठल अड्डा सोनीपत। आज बच्चों हम 11th क्लास का ज्योग्राफी का टॉपिक करने वाले हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है वायुमंडल में जल। हम देखते हैं कि हमारे वायुमंडल में चारों ओर जल पाया जाता है किसी न किसी रूप में। हमारे धरातल के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थलीय क्षेत्र है। और जो वायु का आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, उसमें भी जल पाया जाता है। देखो अपने चारों ओर नजर दौड़ा के, जैसे अब बारिश हो रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे हवा में कितनी नमी है, घुटन सी महसूस हो रही है, तो वो क्या है? हमारे वायुमंडल में जल विद्यमान है। तो उससे पहले हमें जानना होगा, क्या आपको पता है जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? यस, जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? चलो देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। राइट, जैसे आप ये देख रहे हो, ये जल है, इसके अंदर ये कौन सी अवस्था है? यस, तरल अवस्था है। और इसी में अगर इस जल के टेम्परेचर को हम कम कर दें और पानी को फ्रिज में रख देते हैं, तो टेम्परेचर कम होने से ये क्या बन गया? जल ही तो जमा ना, तो किस रूप में आ गया? ठोस रूप में। तो ये कौन सी अवस्था हुई? ठोस। तो अभी हमने क्या देखा? द्रव अवस्था, ठोस अवस्था। और जब हम पानी को उबालते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो वो किस रूप में आता है? ये देखो, इसके ऊपर से आपको दिख रही है भाप उठती हुई, ये दिख रही है। तो जितना इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये जल किस रूप में? वाष्प के रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो ये अवस्था कौन सी हुई? गैसीय अवस्था। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी होती हैं? आप यहाँ डायग्राम से भी देख सकते हो। देखो, जैसे ये आपका आइस क्यूब की फॉर्म में है, ये क्या है? ठोस अवस्था। और ये आपकी क्या है? तरल अवस्था है। और जैसे ये चाय का प्याला, इसमें से भाप उठती है ऊपर की ओर, क्योंकि ये गर्म होती है। यहाँ पतीले को पानी गर्म करते हैं गैस पर, नीचे से आग चलती, टेम्परेचर बढ़ता है तो भाप उठती है। तो ये कौन सी अवस्था हो गई? वाष्प, गैसीय अवस्था। कौन सी अवस्था हो गई? गैसीय अवस्था। तो जल वायुमंडल में तीनों अवस्थाओं में, ठोस, तरल और गैसीय अवस्था में विद्यमान पाया जाता है, जिसके कारण अनेक प्रकार की मौसमी घटनाएं और मौसमी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। क्लियर हुआ? तो अब देखते हैं कि जल वायुमंडल में एक एक को करके देखते किस किस रूप में पाया जाता है। अभी हमने देखा तीनों रूपों में पाया जाता है। 3 विभिन्न प्रक्रियाएं, जैसे वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, आर्द्रता के रूप में और संघनन के रूप में स्थलीय और जलीय भागों के बीच, वायुमंडल के बीच निरंतर जल का आदान प्रदान होता रहता है। तो वायुमंडल में, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं हम? आर्द्रता। तो क्लियर हुआ होगा, वायु में उपस्थित किसकी? जलवाष्प की। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता। आर्द्रता मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कैसे? एक पहली होती है विशिष्ट आर्द्रता। वायु के प्रति इकाई भार में, जितना वायु पिंड का भार होता है, उसके प्रति इकाई भार में जितने ग्राम जलवाष्प पाए जाते हैं, उसे वायु की विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे अभी हमने किया कि भार में व्यक्त किया जाता है, तो भार को किसमें मापा जाता है? ग्राम प्रति किलोग्राम में। तो विशिष्ट आर्द्रता को ग्राम प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। दूसरी है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता वास्तविक रूप में वायु के प्रति इकाई आयतन में जो जलवाष्प विद्यमान होते हैं, किसमें? आयतन में। किसमें होते हैं? आयतन में, प्रति इकाई में। प्रति इकाई आयतन में जो जलवाष्प विद्यमान होते हैं, उसको निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। आयतन को हम किसमें मापते हैं? ग्राम प्रति घन मीटर में। तो आर्द्रता को भी, निरपेक्ष आर्द्रता की मापने की इकाई क्या है? ग्राम प्रति घन मीटर है। क्लियर? अब आता है सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? किसी निश्चित ताप पर, यानी कोई एक निश्चित तापमान है, किसी निश्चित ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, कितने जलवाष्प हैं, और उसकी वाष्प शोषण करने की अक्षमता, दोनों के बीच जो अनुपात होता है, उसको हम कहते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। तो क्या आ गया? वाष्प शोषण करने की क्षमता, कि वो कितने जलवाष्प अपने अंदर समाहित कर सकती है और कितने उसमें उपस्थित हैं, उन दोनों के बीच का जो अनुपात होता है, उसको हम कहते हैं सापेक्षिक आर्द्रता।
इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत में। तो 3 प्रकार की आर्द्रता हो गई, विशिष्ट आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्षिक आर्द्रता। तो आर्द्रता वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता, बाहर में विद्यमान आर्द्रता को विशिष्ट और दोनों के बीच वाष्प शोषण करने की क्षमता और उपस्थित जलवाष्प की मात्रा के बीच अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि आर्द्रता अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार से व्यक्त की जाती है, जिस भी रूप में उसका मापन किया जाता है। तापमान के बढ़ने पर आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है और कम होने पर आर्द्रता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब गर्म वायु होती है, गर्म वायु हल्की होती है, ऊपर उठती है, आयतन अधिक हो जाता है, तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की अक्षमता बढ़ जाती है। तो वह क्षमता कौन सी? वह क्षमता जिस पर वायु में जितने ग्राम जलवाष्प धारण करने की क्षमता है उतने जलवाष्प उसमें होते हैं, तो उस वायु को हम कहते हैं संतृप्त वायु। क्या कहते हैं? संतृप्त वायु। और गर्म वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक होती है। जब जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तरल अवस्था से, तो उसमें क्या होता है? उसका तापमान बढ़ जाता है। तो वह ताप जिस पर जल तरल से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उस प्रक्रिया को तो हम कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। वह प्रक्रिया जिससे जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण जब होता है तो तापमान बढ़ता है। तो जैसे ही वाष्पीकरण होना शुरू होता है तो वायु की ऊष्मा बढ़ जाती है। उस ऊष्मा को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं उसको? गुप्त ऊष्मा। और वह क्षमता, वह तापमान जिस पर कोई भी वायु जितने ग्राम जलवाष्प ग्रहण कर सकती है उतने उसमें है, तो उस वायु को हम संतृप्त वायु कहते हैं। और जिस ताप पर वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, उस ताप को हम उष्णांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णांक बिंदु। तो इस प्रकार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक था हमारा, आर्द्रता क्या है और वायुमंडल में जल किस किस रूप में पाया जाता है। अगले टॉपिक में हम करेंगे कि इसके बाद कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और किस प्रकार उनमें परिवर्तन होता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।